गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग हिंदी की अपनी अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। और हिंदी में हम लोग कहाँ पढ़ चुके थे, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम पूरा पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एक अगला टॉपिक। उस टॉपिक का नाम रहेगा अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण और अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण और हिंदी की उपभाषाएं। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, समय को व्यतीत न करते हुए जल्दी से अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ने का काम करते हैं हम लोग। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा अपभ्रंश। ठीक है, इस वाले से देखिए, दिखेगा इस वाले से। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा मेरे दोस्त अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण और हिंदी की उपभाषाएं। अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण, अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण और हिंदी की उपभाषाएं, आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा यही। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। पहली बात तो देखिए, अपभ्रंश का समय काल क्या था ना। ठीक है, चलिए देखिए, इंक थोड़ा सा डाल लें और पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। तो हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया है अपभ्रंश का समय काल। अपभ्रंश के बारे में हमने जो बता दिया था, अपभ्रंश का अर्थ, अपभ्रंश का विचार कैसे हुआ, कैसे आई, ये सब हमने आप लोगों को बता दिया था। तो चलिए, समय को व्यतीत न करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंक डालें। चलिए जल्दी से आप लोग देखिए। आइए दोस्त, देख लेते हैं कि अपभ्रंश का समय काल क्या था। तो अपभ्रंश भाषा का जो समय काल था, यह 500 एडी से 1000 एडी तक था। अपभ्रंश भाषा का समय काल जो था 500 एडी से 1000 एडी तक था। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? तो अपभ्रंश का जो अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ होता है टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? तो टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। यह जो पहले बोली जाती थी भाषाएं, उन भाषाओं का यह बिगड़ा हुआ रूप था। इस कारण अपभ्रंश का अर्थ निकाला गया टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताया था कि अपभ्रंश भाषा का, अच्छा इसकी विशेषता देख लेते हैं, फिर अपभ्रंश भाषा के देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता हमने बताया था कि यह भाषा उकार बहुला की भाषा है। उकार बहुला की भाषा है। यह भाषा कैसी है? तो उकार बहुला की भाषा है। ठीक है, अब हमने बताया था कि अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इसको बताएंगे। अभी इसके अपभ्रंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, अपभ्रंश का वर्गीकरण करेंगे। फिर हमने बताया था कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहली बार किसी ने प्रयोग किया था, तो वह महाभाष्य के रचनाकार महर्षि पतंजलि है। ठीक है, ठीक है, आइए देखिए, अपभ्रंश भाषा का सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था? अपभ्रंश शब्द का, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसी ने किया था,
तो उनका नाम है पतंजलि। उनका नाम क्या है? पतंजलि है। कहां पर किए थे? तो अपनी एक रचना लिखे हैं, उसका नाम है महाभाष्य। उस रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। और यह जो महाभाष्य है यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह महाभाष्य संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की एक रचना है जिसका नाम है महाभाष्य, जिसे लिखने वाले हैं महर्षि पतंजलि। इन्होंने इस महाभाष्य में किस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? किस शब्द का? तो सर्वप्रथम महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने सर्वप्रथम किस शब्द का? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन अपभ्रंश भाषा में, जैसे सुनिए संस्कृत भाषा में, देखिए संस्कृत भाषा में आचार्य नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण लिखा। क्या लिखा? रामायण लिखा। उसी प्रकार से कौन है? तो उनका नाम है, अब आपसे सीधा सीधा हम बता रहे हैं कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि, देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किसे? उनका नाम है स्वयंभू। उनका नाम क्या है? स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है और इनकी रचना का नाम है पौमचर्यु। पौमचर्यु में वर्णन किसका है? तो राम का वर्णन है। किसका वर्णन है? राम का। जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखा, तो उसी प्रकार से राम का गुणगान अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू ने किया। और किसने किया? स्वयंभू ने। इस कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का रामायण किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का रामायण पौमचर्यु को कहा जाता है। ठीक है, यह क्या है? तो अपभ्रंश का रामायण है। अपभ्रंश का रामायण, अपभ्रंश का रामायण है। कौन सी? तो पौमचर्यु। और हाई जो स्वयंभू है, यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। इस पौमचर्यु में वर्णन किसका मिलता है? तो राम का वर्णन है। ठीक है, जो कार्य या जो वर्णन किसने किया गया है? रामायण में किया गया है। जो वर्णन रामायण में किया गया है, वही वर्णन अपभ्रंश भाषा में किसने किया है? तो वही कार्य या वही वर्णन अपभ्रंश भाषा में किसने? तो स्वयंभू ने किया है। और इन्हें अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का रामायण कौन है? तो पौमचर्यु है। कोई दिक्कत? तो अब यहां से इतनी बात जानने के बाद अब मैं अपभ्रंश का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं या दिखा रहा हूं। आप लोग देखिएगा, यहां से अब शुरू करते हैं हम लोग अपभ्रंश का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसको मिटाते हैं जल्दी से, आगे चलिए। अपभ्रंश का हम लोग वर्गीकरण अब पढ़ेंगे। यहां से देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा को कितने भाग में बांटा गया। ठीक है, अपभ्रंश का वर्गीकरण। तो अपभ्रंश का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने भाग में किया गया था? तो मुख्य रूप से 6 भाग में किया गया था। उसको भी देखेंगे, 6 या 7 होगा या 10 होगा या 20 होगा, वो आप लोगों के सामने आएगा। दिल थाम कर बैठिए। देखिए, अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण यहां से हम लोग पढ़ेंगे। अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण, तो पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे। अपभ्रंश भाषा में पहला जो प्रकार मिलेगा वह था खस अपभ्रंश। पहला वाला खस अपभ्रंश। तो आप लोग भी साथ में लिखने का काम करिएगा। आइए मेरे दोस्त देखते हैं अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण। साथ में लिखने का काम करिएगा। 7 भाग में इसको बांटा गया है। हमने पीछे बताया 6 भाग में, वो 6 भाग में नहीं था,
उसको हमने कहा ना 6 या 7 होगा। तो अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण मुख्य रूप से 7 भागों में किया गया है। तो पहला वाला आपको मिलेगा सौरसेनी अपभ्रंश। पहला वाला क्या मिलेगा? तो पहला वाला आपको मिलेगा सौरसेनी अपभ्रंश। चलिए देखने का काम करते हैं। पहला वाला मिलेगा आपको सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा वाला जो आपको मिलेगा उसका नाम है खस अपभ्रंश। दूसरा वाला क्या है? तो खस अपभ्रंश। तीसरा वाला जो आपको मिलेगा, तीसरा वाला मिलेगा मागधी अपभ्रंश। तीसरा वाला क्या मिलेगा? मागधी अपभ्रंश। चौथा वाला मिलेगा अर्ध मागधी अपभ्रंश। चौथा वाला क्या मिलेगा? तो चौथा मिलेगा अर्ध मागधी अपभ्रंश। देखिए दोस्त, हमने आपको 4 अपभ्रंश का वर्गीकरण किया। पहला वाला सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा वाला मागधी अपभ्रंश, तीसरा वाला अर्ध मागधी अपभ्रंश। चौथा वाला जो आपको मिलेगा, चौथा वाला मिलेगा पैशाची अपभ्रंश। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला मिलेगा पैशाची अपभ्रंश। चौथा वाला मिलेगा मेरे दोस्त पैशाची अपभ्रंश। ठीक है, पांचवा वाला देखते हैं। पांचवा वाला क्या है? तो पांचवा को देखते हैं। पैशाची अपभ्रंश के बाद मिलेगा आपको ब्रांचड़ अपभ्रंश। क्या मिलेगा? ब्रांचड़ या ब्राचड़ अपभ्रंश। अपभ्रंश। लास्ट वाला मिलेगा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। लास्ट वाला मिलेगा आपको महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। लास्ट वाला क्या मिलेगा? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। 6 गो देख लीजिए आपको जो मिला। इसमें कौन सा छूटा है? कौन सा हो गया? सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्रांचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। 1 2 3 4 5 6 7 आपके सामने पूरा दिख गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि अपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण या अपभ्रंश का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? तो अपभ्रंश का वर्गीकरण 7 भाग में किया गया है। वर्गीकरण अपभ्रंश का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? 7 भाग में किया गया है। कितने भाग में? 7 भाग में। पहला वाला मिलेगा आपको सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी। दूसरा वाला खस, तीसरा वाला मागधी, चौथा वाला अर्धमागधी, पांचवा वाला पैशाची अपभ्रंश, पांचवा वाला पैशाची अपभ्रंश। फिर इसके बाद आपको मिलेगा छठा वाला ब्रांचड़ अपभ्रंश, सातवां वाला महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। दिख रहा है ना? इधर इधर देखिए, इधर दिख रहा है। चलिए आगे देखिए, दिख रहा है तो अच्छा बात है। चलिए मेरे दोस्त, इतना काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब यह जो अपभ्रंश है ये सभी क्या है? अच्छा, पहली बात हमने बताया कि अपभ्रंश है क्या? भाषा। तो अपभ्रंश की कितनी शाखा बन गई? 7 शाखा। कितनी शाखा बनी? 7। सातों का नाम हमने आप लोगों को सामने रखा। पहला वाला सौरसेनी, दूसरा वाला खस, तीसरा वाला मागधी, चौथा अर्धमागधी, पांचवा पैशाची, छठा ब्रांचड़, सातवां महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है। अब इसमें आपको मिलेगी क्या? तो इसमें भी शाखाएं बनेगी, उसको देखते हैं जल्दी से। चलिए आगे देखिए। हो गया दोस्त, आइए देखिए, यह अपभ्रंश का वर्गीकरण हो गया, लेकिन इस अपभ्रंश में भी वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है। तो अपभ्रंश में पहला वाला सौरसेनी, दूसरा वाला खस, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, ब्रांचड़ तथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, इसका वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। तो वर्गीकरण इस तरह, अब हमने आपको दिखा दिया ना, 7 को लिख लीजिएगा। अब मैं बारी बारी से एक को लिख लिख कर बता रहा हूं। चलिए देखिए जल्दी से। तो ऐसा करिए, इसको मिटा रहे हैं। यदि इसमें लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
वो मिल जाएगा इधर उधर, इसलिए मिटा रहे हैं। और आगे देखिएगा, पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की 3 शाखाएं थी। सौरसेनी अपभ्रंश की 3 शाखा। पहली बात, अपभ्रंश की कितनी शाखा? 7। पहला वाला सौरसेनी अपभ्रंश। तो पहला वाला हम देख रहे हैं सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश की कितनी शाखाएं थी? तो सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश की मेरे दोस्त कितनी शाखा थी? 3 शाखा। सौरसेनी अपभ्रंश की कितनी शाखा? 3। 1 2 3। सौरसेनी अपभ्रंश की 3 शाखा। अब पहला वाला आपको मिलेगी, पहला वाला आपको क्या मिलेगी? तो पहला वाली आपको मिलने वाली है, उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। हो गया। दूसरा वाला आपको मिलेगी पश्चिमी हिंदी के बाद, पश्चिमी हिंदी, फिर इसके बाद आपको मिलने वाली है राजस्थानी हिंदी। दूसरा वाला क्या मिलेगी? राजस्थानी हिंदी। तीसरा वाला आपको मिलेगी गुजराती। तीसरा वाला क्या मिलेगी? गुजराती मिलेगी। गुजराती। ये तो हो गया आपका सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद हमको क्या पढ़ना है? तो दूसरा वाला देखिए, यह पहला वाला है सौरसेनी अपभ्रंश। अब अगले जो है अगला टॉपिक उसको देखिए। दूसरा वाला हमने आपको क्या बताया था? तो दूसरा वाला हमने बताया था आपको खस अपभ्रंश। दूसरा वाला क्या बताया था? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के द्वारा किसका विकास हुआ? तो इसको देखेंगे। दूसरा वाला है खस अपभ्रंश। अपभ्रंश का दूसरी शाखा है, 7 शाखा में दूसरी शाखा, इसका नाम है खस अपभ्रंश। अब खस अपभ्रंश के द्वारा किसका विकास हुआ? तो खस अपभ्रंश के द्वारा हुआ पहाड़ी हिंदी का विकास। खस अपभ्रंश के द्वारा एक बनी, उसका नाम है पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, आगे चलिए देखिए। तीसरा वाला आपको क्या मिलने वाला है? तो तीसरा वाला आपको मिलेगी मागधी अपभ्रंश। तीसरा वाला क्या मिलेगी? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। तीसरा वाला आपको मिलेगी मेरे दोस्त मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से किसका किसका विकास हुआ? तो उसको देखने का काम करेंगे। तो मागधी अपभ्रंश से एक विकास हुआ, उसका नाम है बिहारी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से एक उपबोली या भाषा का विकास हुआ, उसे कहते हैं बिहारी हिंदी। उसे क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी। आइए चलिए देखिए, मागधी के बाद आपको मिलेगा अर्ध मागधी अपभ्रंश। तीसरा हो गया। तो चौथी शाखा क्या है? अर्ध मागधी अपभ्रंश। चौथा वाला आपको मिलेगा अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी से किसका विकास हुआ? देखिए, सौरसेनी से 3, पहाड़ी से, पहाड़ी किससे बनी? खस। मागधी से क्या बनी? बिहारी हिंदी। फिर इसके बाद अर्ध मागधी से किसका विकास हुआ? तो अर्ध मागधी से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का। एक यहां से भी आई, अर्ध मागधी से विकास हुआ पूर्वी हिंदी का। अर्ध मागधी से किसका विकास हुआ मेरे दोस्त? पूर्वी हिंदी का। 4 तो देख लिए। 5वां वाला देखिए, यहाँ पर 4 देख लिए ना। 5वां वाला क्या है? तो 5वां वाला देखते हैं। 5वां वाला, पहला वाला सौरसेनी, खस, मागधी, अर्ध मागधी। फिर आपको मिलेगा ब्रांचल या पैसाची अपभ्रंश। आगे आगे देखेंगे। ठीक है, पैसाची को देख लेते हैं, फिर इसके बाद ब्रांचल को देखेंगे। 5वां वाला आपको मिलेगा पैसाची अपभ्रंश। 5वां वाला आपको क्या मिला? पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से किसका किसका विकास हुआ? तो एक, पहला वाला पैसाची अपभ्रंश से लहदा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? लहदा। पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो पहला वाला विकास हुआ लहदा का। दूसरा वाला इसी पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ?
तो इसी पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? पंजाबी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? पंजाबी का विकास हुआ। आगे देखिए, इसी पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ। चलिए आगे देखिए, पांचवा छठा वाला देखते हैं। छठा वाला क्या है? तो छठा वाला आपको मिलेगा, अच्छा पैसाची हो गया तो ब्रांचड़ अपभ्रंश मिलेगा। छठा वाला आपको, छठा वाला क्या मिलेगा? ब्रांचड़ अपभ्रंश। छठा वाला आपको मिलेगा ब्रांचड़ अपभ्रंश। ब्रांचड़ अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो देखते हैं ब्रांचड़ अपभ्रंश से किसका विकास हुआ। तो ब्रांचड़ अपभ्रंश से आपकी आई सिंधी। ब्रांचड़ अपभ्रंश से क्या आई? सिंधी भाषा। आगे देखिए, ब्रांचड़ अपभ्रंश से आई सिंधी भाषा। सिंधी भाषा, ब्रांचड़ अपभ्रंश से क्या आई? सिंधी भाषा आई। चलिए अगला वाला बताए हैं महाराष्ट्रीय। महाराष्ट्रीय, अब महाराष्ट्रीय से किसका विकास हुआ? महाराष्ट्रीय से एक विकास हुआ, उसका नाम है, छठा था यह सातवां है। महाराष्ट्रीय से एक विकास हुआ, उसका नाम है क्या? तो महाराष्ट्रीय से मराठी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मराठी का विकास हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों के सामने हमने पूरा रख दिया। क्या रखा? तो पहला वाला रखा सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की तीन शाखा। कितनी शाखा? तीन शाखा में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। खस अपभ्रंश से एक शाखा पहाड़ी, मगधी से एक बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी, फिर इसके बाद पैसाची से लहदा और पंजाबी, ब्रांचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी बनी। आइए और इसके बारे में अब आगे बढ़ने का काम करेंगे, लेकिन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और मैं अब आगे बढ़ने का काम करूंगा अगली टॉपिक में। हो गया दोस्त, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? तो आगे देखिए, हमने बताया सौरसेनी से इतना, खस से इतना, यानी एक विकास हुआ, मागधी से एक विकास हुआ, और दमागधी से एक विकास हुआ। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से मिटाऊंगा और आगे बढ़ता हूँ। अब बोलियां, हम लोग बोली नहीं पढ़ेंगे, पहले उपभाषा पढ़ेंगे तब बोलियां पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से चलिए देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आराम से पढ़ेंगे भैया। ठीक है, आप लोगों का पैर और दर्द कर रहा है तो तनी सीधा उधा कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। देखिए अब यहां से पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं मेरे दोस्त? 5 उपभाषाएं हैं। चलिए पहला वाला देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी है, तो उसको देखने का काम करते हैं। कोई दिक्कत? आइए देखेंगे कैसे। तो पहला वाला हिंदी की उपभाषा, दूसरा वाला हिंदी की उपभाषा, तीसरा वाला हिंदी की उपभाषा, चौथा वाला हिंदी की उपभाषा और पांचवा वाला या 5वीं हिंदी की उपभाषा। पहला वाला हिंदी की उपभाषा में मिलेगी आपको पश्चिमी हिंदी। पहला वाला क्या मिलेगी? पश्चिमी हिंदी। हिंदी की उपभाषा में पहला वाला आपको मिलेगी पश्चिमी हिंदी, दूसरा वाला आपको मिलने वाली है राजस्थानी हिंदी। दूसरा वाला क्या मिलेगी? राजस्थानी हिंदी। दूसरा वाला मिलेगी राजस्थानी हिंदी। दूसरा वाला क्या मिलेगी दोस्त? राजस्थानी हिंदी। लेकिन तीसरा वाला क्या मिलेगी? तो तीसरा को देखते हैं, चौथा को देखते हैं, पांचवा को देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला आपको मिलेगी पहाड़ी हिंदी। तीसरा वाला क्या मिलेगी? पहाड़ी हिंदी। चौथा वाला जो आपको मिलेगी बिहारी हिंदी मिलेगी। चौथा वाला क्या मिलेगी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। पांचवा वाला जो आपको मिलेगी और लास्ट रहेगी उसका नाम है पूर्वी हिंदी। ठीक है, इतना हुआ आप लोगों का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो आगे देखिए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं?
5 उपभाषाएं। कोई दिक्कत? अब इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास होगा। कितना विकास होगा? 18 बोलियों का विकास होगा। ठीक है, तो यहीं पर आप लोग देखिएगा, लेकिन मैं यहीं पर आप लोग स्क्रीनशॉट बनाकर छोड़ दीजिए और मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में। तो अगले दिन जो मिलेंगे वह हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए मेरे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।